इंस्पेक्टर सीजन 2 एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में डिटेक्टिव फुरुकावा बोलते हैं कि आपकी वाइफ फ्लावर शॉप पे काम करती थी और 7:30 बजे वहां से जाने के बाद उसकी लाश नदी के किनारे मिली और उसके सर पे बिना धार वाली चीज से बार बार मारा गया था और मर्डरर ने उस पे पीछे से वार किया था और उनका सामान जैसे का तैसे ही था। इसलिए हमें लगता है कि ये किसी ने नफरत में पागल होकर किया है, लेकिन हमें अभी मर्डर वेपन नहीं मिला है। तो मासायुकी बोलता है कि मुझे मिहारू को डाइवोर्स दिए 1 साल हो गया है, तब से ना उससे मैं मिला हूँ ना बात किया हूँ और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो फ्लावर शॉप पे काम करती थी। तो फुरुकावा बोलते हैं कि आपके डाइवोर्स का रीजन था कि मिहारू शांत धोखेबाज थी, लेकिन मुझे सुनने में आया था कि उसने आपको मारने की कोशिश की थी, इसलिए डाइवोर्स हुआ। ये सुनकर मासायुकी घबरा जाता है कि ये आपको कैसे पता। फिर वो सच बताता है कि जब मैं काम पे जा रहा था तब उसने मेरे एनर्जी ड्रिंक में नींद की गोली मिला दी थी। फिर हम देखते हैं कि मासायुकी वो ड्रिंक थोड़ा सा ही पीता है, तभी उसका कॉल आ जाता है, इसलिए वो ड्रिंक पॉकेट में रखकर बात करते हुए चला जाता है और ऑफिस में उसे पेपर लेने के लिए रुकना था, इसलिए वो ऑफिस में ही बेहोश हो जाता है। फिर मासायुकी को शक होता है कि उसे नींद की गोली देने वाली उसकी वाइफ थी, इसलिए उसने जांच किया, तब उसे पता चला कि उसकी वाइफ धोखेबाज है। और जब मासायुकी मिहारू को उसका सच बताता है तब मिहारू मान लेती है कि उसने मासायुकी को मारने की कोशिश की थी और अगर चीजें मिहारू के हिसाब से चलती तो मासायुकी गाड़ी चलाते टाइम ही बेहोश हो जाता। फिर प्रेजेंट में मासायुकी बोलता है कि वो मेरे पैसे लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागना चाहती थी, लेकिन आपको ये कैसे पता? मैंने तो इसके बारे में किसी को नहीं बताया था। और मिहारू ने कहा कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं बताया था। तो फुरुकावा बोलते हैं कि पहले ये बताइए कि आप मिहारू को कोर्ट क्यों नहीं ले गए थे? तो मासायुकी बोलता है कि मारने की कोशिश करना ये इतना बड़ा भी क्राइम नहीं है। तो फुरुकावा बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आपके फ्रेंड ने भी आपको मारने की कोशिश की थी। तो मासायुकी बोलता है इसलिए मुझे पता है कि कोर्ट से कुछ नहीं होगा और मेरी भी गलती है कि उसे दूसरे आदमी की तलाश करनी पड़ी, क्योंकि मैं उसे काम की वजह से टाइम नहीं देता था। तो डिटेक्टिव होंडा बोलते हैं कि ये सच है कि उसने आपको धोखा दिया और मारने की कोशिश की थी, इसलिए उसके पास डाइवोर्स लेने का कोई चारा नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उसके साथ पैसे बांटे। तो मासायुकी बोलता है कि मेरे पैसे मेरी मर्जी, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि उसे बुरा ना लगे कि मैंने उसके साथ ये सब किया। तो फुरुकावा बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि मिहारू भी डाइवोर्स के बाद अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहती थी और आप जितने दिखते हैं उससे ज्यादा दयालु है, लेकिन मिहारू ने इतना सब कुछ गौर नहीं किया। उसने अपने घर में एक लेटर छुपा रखा था, उसमें लिखा था कि अगर मैं अजीब तरीके से मरती हूँ तो उसे मारने वाले आप होंगे और उसे तुरंत अरेस्ट कर ले। उसमें यह भी लिखा था कि उन्होंने आपको मारना चाहा और उससे ही हमें आपके बारे में इतना सब कुछ पता है। तो मासायुकी बोलता है मेरे पास उसको मारने की कोई वजह नहीं है। तो फुरुकावा बोलते हैं मिहारू को लगा कि आप उसे बदला जरूर लेंगे, आपको उनसे नफरत थी, उसने आपको मारकर पैसे लेना चाहे, लेकिन फिर भी आपने कभी पुलिस केस नहीं किया और डाइवोर्स से बात सुलझा ली और उसके साथ पैसे बांटे और उसकी इज्जत बचाने के लिए अपने डाइवोर्स की असली वजह छुपाई। और यही बात मिहारू को अजीब लगी, इसलिए उन्हें लगा कि ये सब एक चाल है और मिहारू ने एक लेटर लिखा था कि आपने ये सब जानबूझकर दिखाया ताकि आप उन्हें मारे तो कोई भी आप पर शक न करे। तो मासायुकी बोलता है कि आपकी बातें बेबुनियाद है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं उसे मारूं। ये बोलकर मासायुकी सोचता है अगर मेरे पास इतना दिमाग होता तो मैं यहाँ नहीं होता, लेकिन मैं इनसे कुछ भी कह लूँ ये नहीं मानेंगे। तभी फुरुकावा बोलते हैं कि तुम्हारा फ्रेंड मर गया है, जब उसने तुम्हें धक्का देकर मारने की कोशिश की थी उसके 3 साल बाद वो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। तो मासायुकी बोलता है कि मैंने इसके बारे में सुना था पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो फुरुकावा बोलते हैं कि हमने ये केस भी देखा है, लेकिन उसमें तुम्हारा कोई सबूत नहीं था, इसलिए तुम पर शक नहीं हुआ। और जब मिहारू को इसका पता चला तो उन्हें लगा कि ये आपने किया है और उनके अंदर और खौफ भर गया कि आप उनके साथ भी ऐसे ही बदला लोगे, इसलिए अपना क्राइम कबूल करने के बाद उन्होंने लेटर छुपा दिया और जब वो मरी तब उसकी हथेली पर कुछ लिखा हुआ था और लिखने के बाद उन्होंने मुट्ठी बंद कर ली ताकि मर्डरर को पता न चले। ऐसा लगता है कि उन्होंने बिना अपना हाथ को देखे वो लिखा था और उनकी हथेली पर मासायू लिखा था और आपका नाम मासायुकी है। शायद उन्होंने बीच में लिखना बंद कर दिया होगा इस बात से कि मर्डरर उसे पकड़ लेगा। तो मासायुकी बोलता है कि इसकी क्या गारंटी कि वो आगे की ही लिखती। तो फुरुकावा बोलते हैं कि हो सकता है कि वो आगे को लिखना चाहती हो, लेकिन वो यू बन गया होगा। वैसे 12 सितंबर की रात 8 बजे से 10 बजे तक आप कहाँ थे? तो होंडा मासायुकी को एक फोटो देता है जब युकी ओना और मासायुकी शॉपिंग करने मॉल गए थे। ये देखकर मासायुकी बहुत घबरा जाता है। तो होंडा बोलते हैं कि यह हादसे से 8 दिन पहले की फोटो है और इस फोटो में आप मिहारू जैसे दिखने वाली औरत के साथ घूम रहे हैं। आपने तो कहा था कि आप डाइवोर्स के बाद उसे मिले नहीं हो। तो मासायुकी बोलता है कि ये मिहारू जैसी दिखती है लेकिन वो ये नहीं है। तो फुरुकावा पूछते हैं तो फिर ये कौन है, लेकिन मासायुकी कोई जवाब नहीं देता है, इसलिए डिटेक्टिव मासायुकी को पुलिस स्टेशन चलने को बोलते हैं। फिर उनके जाने के बाद युकी ओना नॉर्मल हो जाती है और मासायुकी का
का वेट करती है। फिर रात को मासायुकी घर आता है तो युकी ओना बोलती है कि अगर तुमने कभी कभार पड़ोसियों से बात की होती तो तुम्हारे पास गवाह होते। तो मासायुकी बोलता है कि 12 सितंबर 8 बजे ये वही टाइम है जब हम टेम्पुरा खा रहे थे। तो युकी ओना को याद आता है कि हाँ, उस दिन हमने टेम्पुरा खाया और रात तक दारू पी थी और सुबह में घर चले गई थी। इसका मतलब तुम क्रिमिनल नहीं हो। तो मासायुकी बोलता है लेकिन मैं गवाह के तौर पर थोड़ी ना युकी ओना को थमा दूंगा। और जब पुलिस ने मुझसे पूछा कि मेरे पास गवाह है क्या, तो मुझे तुरंत बोल देना चाहिए था कि नहीं है, लेकिन देरी से आंसर देने की वजह से वो मुझ पर और शक कर रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे से ली गई वो फोटो से मैं पूरी तरह फंस गया हूँ। तो युकी ओना पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी वाइफ जैसी दिखती हूँ। तो मासायुकी बोलता है कि हाँ, तुम दोनों एक जैसे दिखती हो। तो युकी ओना बोलती है कि तुमने मेरे जैसे दिखने वाली औरत से शादी क्यों किया। तो मासायुकी बोलता है क्योंकि सबने मुझे धोखा दिया सिवाय तुम्हारे, और मैंने सोचा था कि ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन इसे अंदर दबाए रखने से मुझे बुरा लगता है। तो युकी ओना बोलती है कि तुम्हारी वाइफ को इससे दिक्कत होती होगी कि उसका कंपेयर किसी दूसरे से की जा रही है। तो मासायुकी बोलता है इसलिए उसने जो मेरे साथ किया उसका बुरा मुझे नहीं लगा और डाइवोर्स के टाइम भी मैं शांत रहा और मैं ये गवाह और तुम्हारे बारे में पुलिस को नहीं बता सकता हूँ, इसलिए वो मुझ पर और शक कर रहे हैं। ये सुनकर युकी ओना परेशान हो जाती है कि तुम मेरी वजह से फंस गए हो क्योंकि मैं गवाही नहीं दे सकती हूँ। तभी मासायुकी को आइडिया आता है कि वो अपने पैसों के दम पर असली क्रिमिनल को पकड़ेगा। ये बोलकर वो जाने लगता है तो युकी ओना उसे रोकती है, लेकिन मासायुकी नहीं सुनता है, जिससे युकी ओना गुस्सा हो जाती है और उसे रोकती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, इसलिए अकेले कुछ मत करो। ये बोलकर वो उसे अंदर ले जाती है और खाना खिलाकर सोने को बोलती है। फिर उसे आइडिया आता है कि कोतो को से हेल्प मांगने का। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों कोतो से मिलने जाते हैं, लेकिन कोतो बहुत गुस्से में रहती है। तो युकी ओना कोतो को थैंक यू बोलती है कि यहाँ आने के लिए। तो कोतो खुद को इंट्रोड्यूस करती है तो मासायुकी भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तो युकी ओना पूछती है कि आपका बॉयफ्रेंड कहाँ है। ये सुनकर कोतो अपना दुखड़ा सुनाती है कि मैंने उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उन्हें आज रात कंस्ट्रक्शन का काम करना है और इसी वजह से मुझे ठंडा खाना खाना पड़ रहा है। फिर वो बोलती है कि सॉरी, मैं कहीं और चली गई थी। चलो टॉपिक पे आते हैं। ये क्या नहीं होता कि युकी ओना की वजह से तुम पर शक हो रहा है। तो युकी ओना बोलती है कि ये इंसान बेकसूर है, ये गुस्से वाला है, पर ये अच्छा इंसान है, इसलिए प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। तो कोतो बोलती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन जिस हालत में तुम फंसे हो वो एक नाटक जैसा दिख रहा होगा, क्योंकि अगर तुम एक योकाई का होने का सबूत कर दो तभी क्या तुम्हारी गवाह भरोसेमंद होगी। क्योंकि योकाई को टाइम की समझ नहीं होती है, क्योंकि वो कैलेंडर नहीं देखते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि आज कौन सा दिन है। ये बोलकर वो युकी ओना से आज का दिन और मंथ पूछती है, लेकिन युकी ओना नहीं बता पाती है। तो कोतो बोलती है कि जब ये हादसा हुआ और मासायुकी ने कहा होता कि आज 12 है तो तुम मान जाती, भले ही उस दिन 11 या 13 होता तब भी तुम इसमें डिफरेंस नहीं बता पाती। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने ही 12 सितंबर को अपनी वाइफ को मारा था, क्योंकि आप सीसीटीवी फुटेज से आसानी से पता लगा सकते हो कि मिहारू रोज क्या करती है और तुमने जानबूझकर युकी ओना को कैमरे के सामने रिकॉर्ड किया और उस टाइम मिहारू का कोई अता पता नहीं था। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम कैमरे के सामने ऐसे ही आ गए थे। और क्या तुम अपने पूरे दिल से कह सकते हो कि वो गवाह और फुटेज नकली है। तो मासायुकी बोलता है कि नकली होने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, तुम तो ये बोल रही हो कि मैंने गवाह को खरीद लिया और जानबूझकर खुद को कैमरे में रिकॉर्ड किया, लेकिन इससे मुझे ही नुकसान होगा क्योंकि मेरे पास खुद का इनोसेंट प्रूफ करने का कोई जरिया नहीं है। तो कोतो बोलती है कि युकी ओना तुम पर बहुत ट्रस्ट करती है और उसे पता चल जाए कि तुम उसकी वजह से मुसीबत में हो तो वह तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी और तुम्हें अपनी वाइफ, अपने फ्रेंड और अपने पार्टनर से बदला लेना है। और 2 लोग तो मारे गए हैं और अब बचे तुम्हारे पार्टनर, लेकिन वो 2 या 3 तो हो गए, इसलिए उन्हें मारने के लिए ज्यादा मेहनत लगेगी। और अगर तुम मिहारू की वजह से जेल चले जाते और तुमने युकी ओना से कहा होता कि तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें फंसाया और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है खुद को बचाने का और उनके धोखेबाजी पकड़ने का, इसलिए क्या तुम उनसे मेरे लिए बदला ले सकती हो। अगर तुमने ये बात युकी ओना से प्यार से कहा होता तो युकी ओना उन्हें जमा कर मार देती क्योंकि उसे तुम पर ट्रस्ट है। ये सुनकर युकी ओना रोने लगती है तो कोतो बोलती है कि आज तुमने मिहारू को मारने की साजिश रची ताकि पुलिस तुम पर शक करे और इसी बीच तुम युकी ओना का भरोसा जीत जाओ। तो मासायुकी बोलता है अगर मैं ऐसा करता तो मैं ही उल्टा फंसता, अगर मैं बदला ले भी लेता तभी मिहारू के मर्डर केस में मैं जेल जाता। तो कोतो बोलती है तुम्हारे पास युकी ओना है, तुम उसे हेल्प मांगते और मॉल के कैमरे में आने के लिए कहते और वो फुटेज तुम कोर्ट में लाते कि मिहारू के मरने के बाद भी उसके जैसे दिखने वाली औरत यहाँ वहाँ घूमती है, तो तुम
पर शक नहीं होता और पुलिस के पास कोई तगड़ा सबूत भी होता तो यूकी ओना उसे कोर्ट पहुंचने से पहले गायब कर देती और मैं तुम्हें अपने मतलब के लिए एक योकाई का यूज़ करने नहीं दूंगी। इससे इंसानी और योकाई की दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। और ये सुनकर मासायुकी घबराने लगता है। तभी यूकी ओना रोते हुए बोलती है कि ये आदमी ऐसा डेंजर प्लान नहीं सोच सकता। हाँ, ये सच है कि मुझे इस पर ट्रस्ट है और इसके लिए मैं किसी को भी मार दूंगी। और ये आदमी गुस्सेल जरूर है लेकिन ये किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता, वरना इसे इतनी बार धोखा क्यों मिलता। ये इतना टूट गया है कि अब ये किसी इंसान से बात भी नहीं करता, इसलिए प्लीज एक बार और सोच लें। तो कोतो हंसते हुए बोलती है कि मुझे पता है कि ये बेकसूर है, मैंने जो कहा वो झूठ था, मेरी स्टोरी में बहुत सारी कमियां थी। क्योंकि अगर तुम यूकी ओना का भरोसा जीतना चाहते तो तुम बच्चे भी पैदा कर सकते थे। लेकिन मैंने सुना है कि यूकी ओना तुम्हारे पास आते हैं लेकिन तुम भाव नहीं देते हो। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े डरपोक हो और तुम जैसा आदमी ऐसा प्लान ना सोचेगा और ना पूरा कर पाएगा, इसलिए मैंने ऐसी स्टोरी बनाई। तो मासायुकी पूछता है कि आपने झूठ क्यों कहा। तो कोतो बोलती है कि ये तुम्हें समझाने के लिए था क्योंकि वो तुम्हारे लिए अपनी देवी से भी लड़ बैठी, क्योंकि उसे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। तुमने इतना सहा है कि तुम किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यूकी ओना पे ट्रस्ट करो। ये सुनकर मासायुकी को एहसास होता है कि यूकी ओना के होने से उसे शांति महसूस होती है। फिर वो यूकी ओना को उठाता है और कोतो को बोलता है कि मुझे असली क्रिमिनल को पकड़ना होगा ताकि मुझ पर शक ना हो। तो कोतो बोलती है कि मुझे पता है कि असली क्रिमिनल कौन है, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे बता देना चाहिए कि ये केस कैसे सॉल्व होगा। और यहीं एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।